इलाहाबाद में एक ब्राह्मण परिवार की 3 बेटियों की एक साथ तलवार से जैसे चिप्स बनाते हैं ऐसे काटा। कितने ब्राह्मणों ने खड़े होकर के उसके लिए कुछ बोला। उनके यहां हो गया ठीक है, हमारे यहां होगा तब हम देखेंगे। कौन बोला? इस देश में अजब का कानून बनाया हुआ है। कुछ कानून संविधान में है, कुछ संबंध में है, और कुछ हम डरपोक लोगों ने मान लिए हैं जो है नहीं। इसलिए नबी की शान में अगर कुछ कह दिया तो यह गुस्ताखी है, तो आपका सर तन से जुदा होगा। लेकिन बाबा विश्वनाथ पर तुम 400 साल से थूक रहे थे, तो यह हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। इस पे बोलने पे धारा लगेगी। क्यों भाई? कहां है धारा? हमको बताओ। और अगर धारा है और कानून है तो आप सजा दीजिए, या आपने खुली छूट दे दी है कि कहीं निकिता को मारेंगे, कहीं अंकिता को मारेंगे, कहीं रूपेश पांडे को मारेंगे, कहीं कृष्ण भड़वार को मारेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि कानून यही चलेगा। तो माफ कीजिएगा, सोए हुए लोगों को मत जगाओ। लेकिन आप नहीं जगे तो कहीं 35 टुकड़ों में मिलेंगे, कहीं 20 टुकड़ों में मिलेंगे। आपके लिए 1 मिनट की वो खबर होगी और आप सो जाएंगे। आग आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है। आपकी बेटी पढ़ने जाती है, वापस आ जाती है, तो आपको लगता है आज का दिन सफल रहा। आप टैक्स देंगे, आप कानून मानेंगे, सब कुछ आप करेंगे। उसके बाद यह स्थिति है। जिनके टैक्स का कहीं कोई रोल ही नहीं है, उन्होंने कानून को नहीं माना, आपने मान लिया। कानून अनाउंस हुआ, आपने मान लिया, उन्होंने नहीं माना। कहां कानून बना कि 2 बच्चे पैदा करने चाहिए? कहीं बना था कानून? यह एक स्लोगन था, दीवारों पर लिखा रहता था, हम 2 हमारे 2, यही था। लेकिन आपको तो आधुनिक दुनिया के साथ, आधुनिक का मतलब बड़ी कार, बड़ा मकान, बड़ी डिग्री, बड़ा पैसा, इसके अलावा आपकी आधुनिकता की कोई परिभाषा तो है नहीं। उस भीड़ में आप लगे रहे, लिहाजा आपने वो चीजें चुनी जो उन्होंने नहीं चुनी। उनकी गिनती जो भी हो, उन्होंने कभी भी संसद में 300 एमपी जिता करके अपने लिए कानून बनाने के लिए नहीं सोचा। वो ये जानते थे कि इनके बीच में दलाल और बिकाऊ लोग हैं, इनको खरीदो, इनकी मेजॉरिटी संसद में होगी, कहीं भी होगी। उन दलालों को खरीद करके बस प्रॉपर्टी एक्ट बनाया, 1991 का कानून बनाया, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, सच्चर कमीशन 5,500 करोड़ का अलग से चल रहा है। आप लगे हुए हैं, मेरे बेटे को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, मेरे बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। आप रोते रहिए, कोई नहीं सुन रहा आपकी। वो नहीं रोए, वो इस चिंता में नहीं पड़े कि सरकार हमें नौकरी देगी तो हम करेंगे। उन्होंने कहा दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं, क्योंकि आपने अपने बेटे बेटी के अंदर अपनी जाति के हिसाब से एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया है कि ब्राह्मण का बेटा सब्जी कैसे बेच सकता है, ठाकुर साहब का लड़का मैकेनिक कैसे बन सकता है, वो तो पैदाइशी भी, उसको तो गवर्नर ही बनना है। ये आपने सोचा। और वो बगैर पढ़े लिखे हैं जिनकी आपकी परिभाषा है, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उनको पता था कि 95 करोड़ लोग सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, इनके यहां 80% इनके त्योहार भी इसी से रिलेटेड होते हैं। उन्होंने देश की सब्जी मंडी पे कब्जा कर लिया, फल मंडी पे कब्जा कर लिया, नाई के प्रोफेशन पे कब्जा कर लिया, मैकेनिक के प्रोफेशन पे कब्जा कर लिया। और आपकी जो उनकी एक ऐसी बारात थी, वो सब काम पे लग गए। आपका लड़का क्यों करेगा?
उसको तो नौकरी नहीं मिलेगी तो वो रोता रहेगा, घर में बाप के पैसों पे पलता रहेगा, सरकार को गाली देता रहेगा, लेकिन ये कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो छोटा काम है। क्योंकि आपको बता दिया गया है, ये जो कौंजड़े लोग हैं हमारे में से, ये करेंगे, यादव दूध निकालेंगे, फलाना ये करेंगे, ये आपने बनाया। और वहां रह करके खड़े होकर के उन्होंने सत्ता के सामने, उन्होंने कभी नहीं कहा हम दो हमारे दो, या आपका स्लोगन था, उनका स्लोगन था हम दो बाकी तुम गिन लो, ये उनका था। अब आप कहते हैं उनके 18 हैं, तो भाई आपसे पूछ रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि हमने, ये कोई नई बात हो। आप सब सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे, उनको नहीं पता था ये नारा। 14 में से 13 को कोई नहीं जानता, एक ही को पूरी दुनिया जानती है। और कोई घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, तब भी 14 में से एक सुभाष पैदा हुआ। और उस सुभाष के खिलाफ इतने षड्यंत्र हुए, लेकिन फिर भी न कोई उसकी जाति को जानता है, न कोई सी पार्टी को जानता है, हजारों लोग विरोध हैं। इसलिए ये प्रेरणा देती हैं, सावरकर प्रेरणा देते हैं, सुभाष प्रेरणा देते हैं कि आपके अपने समय में जो आपके कंटेम्परेरी थे वो आपको दफन तो कर सकते हैं, छुपा तो सकते हैं, आपकी हस्ती को मिटा तो सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन समय आता है और सच पूरी ताकत से बाहर निकलता है। और जब सच बाहर निकलता है तो सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें 1945 के अंदर यह कहा गया एक प्लेन क्रैश में मारे गए, हमारा एक युवा साथी, बेहतरीन इंसान, उसने पूरा कैरियर छोड़ करके दांव पे लगा दिया। बहुत अच्छी तनख्वाह थी उसकी, जर्नलिस्ट है, सब छोड़ दिया। उसको ये सनक सवार हो गई, मुझे यही कर। एक आदमी की, कोई ऐसा नहीं 50 साल का, 30-35 साल का लड़का, अच्छी नौकरी छोड़ दी उसने, मुझे यही करना है, और उसने करके दिखा दिया। चिल्ला चिल्ला के कहा सत्ता के सामने कि सुभाष 1945 में नहीं मरे, अगर मरे हैं तो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर 1958 तक उनके घर की जासूसी क्यों हो रही थी। जिस दुनिया में कहीं 10 मिनट के लिए भी अगर सुभाष चंद्र बोस गए हो, उस लड़के ने उस देश में जाकर के उनके वो कागजात, वो स्टोरी वहां से लाया। उस लड़के को जानते हैं आप, क्या नाम है? आप अगर जान जाएं और अपनी बातचीत में कभी उसका जिक्र करें तो, क्योंकि इसका प्रभाव मुझ पे पड़ता है इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात, तो उसको ये खुशी होगी। वो कलकत्ता में है इस वक्त, लगातार सीरीज चला रहा है। उसे पता चलेगा कि उज्जैन में रात के 11 बजे भी उसका जिक्र हो रहा था, उसका सीना चौड़ा हो जाएगा। अनुज धर ने कुछ नहीं कहा, कहा कि ये जो क्लासिफाइड कागज हैं जिसे गुप्त रखा गया है भारत सरकार ने, उसने सारी ताकत दी, किसी सरकार के पास नहीं गया, नेता नहीं बना, इससे जाओ, उसे किसी से नहीं बोला, अपनी बात कहता रहा। जो उसका काम था उसने करके रिसर्च सौंप दी। उसने कहा कि मैं सिर्फ देश की सत्ता से एक ही बात कहना चाहता हूं कि इन कागजों को सार्वजनिक कर दीजिए, बस। इतनी आवाज लगाई कि गुजरात वाले ने बुला लिया उनको और कहा कि जाएं बस आप। और एक दिन कागज सारे सार्वजनिक हो गए। उन सार्वजनिक कागजों में से जो बाहर जिन निकला, उसका असर ये हुआ कि हम तमाम सारे लोगों ने खड़े होकर के ये मांग की, और हम मांग करते उससे पहले एक बड़ी घटना इस देश में घटी। ऐसी घटनाओं को सनातन ही नहीं देखता, ये घटनाएं हमारे इतिहास के मील के पत्थर साबित होंगे। उस अनुज धर ने, जीडी बख्शी ने, कर्नल आर सिंह साहब ने, हम सब ने मिलकर एक मुहिम चलाई कि किसी भी तरीके से 21 अक्टूबर 1943 एक वो आदमी जिसके साथ कोई नहीं था, चाटुकारों ने 39 में अंग्रेजों के कहने से माध्यम, जो हमारे पिताजी थे जबरदस्ती के, वो गए, उससे इस्तीफा मांग लिया। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, उन्होंने इस्तीफा मांगा, उनका ये ले लीजिए इस्तीफा। इस्तीफे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, चले गए। एक सेना बनाई,
21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, आपको ताज्जुब होगा और हमें अपने ऊपर थोड़ा शर्म भी आएगी कि हम कैसे डरपोक लोग थे यार, या कितने बड़े लालची लोग थे। उसने सिर्फ घोषणा की 21 अक्टूबर 1943 को, ब्रिटिश इंडिया के साम्राज्य की चूल्हे हिल गईं। दुनिया के 9 देश, जिसमें जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने भारत की आजादी को मान्यता दी। हम उस बहादुर के साथ नहीं खड़े हुए, हमने उसकी मांग नहीं की, लेकिन जरा तुलनात्मक अध्ययन करें और फिर अपना तय करें कि हम किस फाले में खड़े हैं। 1946 की 7 ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें क्रमवार अगर आप सुन लें तो आपको लगेगा कि हम कोई आज नहीं लूटा है, हम तो लूट ही रहे हैं। 1946 की उन 6 घटनाओं को सुन लें, तब आपको पता चलेगा कि 21 अक्टूबर 1943 वाले का हमने अगर साथ दिया होता तो आज हमारी ये दुर्गति नहीं होती। 1946, जनवरी 1946 के अंदर ये जो आपको लगता है कि ये भारत आजाद हो गया है, ये हमारा संविधान है, ये किस गलतफहमी के शिकार हैं आप? कहां से लाए हैं? सुना सुनाया इतिहास, सरकार सत्ता द्वारा चिन्हित किए गए इतिहासकारों ने जो लिख दिया आप उसको पढ़ रहे हैं। अभी कोई 5000 साल नहीं हुए, सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है भारत के आर्काइव में, लेकिन आपको जहमत नहीं उठाना चाहते कि जरा हम जाकर के देख लें। उन्होंने बता दिया कि वो महान ज्ञानी है, उन्होंने बता दिया, उन्होंने अपनी चाटुकारिता मक्कारी के तहत आपको उतने ही बताया जिसमें उनका हित था, वो नहीं बताया। जनवरी 1946 को भारत में 15 प्रोविंशियल असेंबलीज का चुनाव हुआ। उन 15 प्रोविंशियल असेंबलीज में चुनाव हुआ, उसकी कुल संख्या थी 1585। 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। मुस्लिम लीग चुनाव लड़ रही थी पाकिस्तान लेने की मांग पर, और कांग्रेस पार्टी भारत के लिए नारा लगा रही थी। चुनाव हुआ, 492 मुसलमानों की जो सीटें रिजर्व थी उसपे से 429 सीटों पर मुस्लिम लीग के मुसलमान जीते। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। जैसे ही यह रिजल्ट आया, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली साहब का बयान आया पब्लिकली, और उन्होंने मार्च में यह घोषणा की कि हम भारत में सत्ता का हस्तांतरण जल्दी ही करने वाले हैं। कितना ऑर्गेनाइज तरीके से खेल खेला और आपको अंदाजा ही नहीं रहा। रिजल्ट देख करके वो समझ गए कि कांग्रेस अभी है। फौरन उन्होंने सत्ता हस्तांतरण का बयान दिया मार्च में, और अप्रैल में 20 अप्रैल को यह घोषणा हुई कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, झारखंड की राजधानी के पास एक जगह है रामगढ़, उस रामगढ़ के अधिवेशन में 1940 में, यह घटना इसलिए बताता हूं ताकि आप उसको कनेक्ट कर सकें। 23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ। मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान बनना चाहिए। यह 23 मार्च 1940 को लाहौर में पास हुआ। जैसे ही पास हुआ, अली मोहम्मद जिन्ना ने एक स्टेटमेंट दिया कि असली मुसलमान तो हमारे साथ हैं, कांग्रेस के साथ नकली मुसलमान हैं। जो दाऊद जिन्ना ने खेला वो कामयाब हो गया। फौरन कांग्रेस पार्टी ने इस कुंठा से कि यार हमारे ऊपर यह दाग लग रहा है कि हमारे पास तो नकली मुसलमान हैं, रामगढ़ के सेशन में 1940 में कांग्रेस पार्टी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को अपना अध्यक्ष बनाया, और अध्यक्ष 2 साल के लिए बनते हैं, लेकिन वो 1946 तक रहे, क्योंकि हमको ये बताना था कि नहीं नहीं हमारे पास वाले भी, हमारा अब्दुल भी वैसे ही है, ये बताना पड़ा इनको। 1946 में जब चुनाव की घोषणा हुई कि कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुने, ये सब कितना ऑर्गेनाइज चल रहा था। 20 अप्रैल को घोषणा हुई कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना है। कमाल है,
गांधी जी का बयान आया कि देखिए मेरी पहली पसंद तो नेहरू है, जो काम अब तक गुपचुप था वो सार्वजनिक हो गया। और 27 अप्रैल को 15 प्रोविंशियल असेंबलीज ने 15 राज्यों से वोट डाल करके दिल्ली भेज दिया कि नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए। जो लोग आज हर दूसरे दिन ये उठाते हैं ईवीएम हैक हो गई, घोटाला हो गया, वो नादान भी हैं और जो जानने वाले हैं वो बताते नहीं हैं। ईवीएम का घोटाला 1946 में ही हो गया था।